हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो वीडियोज़ में काफ़ी गैप हो गया है। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, दैट्स वाई वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। बट अभी ट्रस्ट मी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि जो चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं उनको भी कवर कर सकें। अभी लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। अभी न्यूक्लियस के बाद आज की वीडियोज़ में हम जो सेल के और अदर ऑर्गेनेल्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। राइबोसोम। अपना सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं ये। लेकिन ये क्यों है प्रोटीन फैक्ट्रीज, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राइबोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, किसने इसको डिस्कवर किया और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। वो राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ये टाइनी स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ये क्या होते हैं? टाइनी और स्फेरिकल होते हैं, लेकिन क्या है, इनके अराउंड कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, इसलिए हम इनको नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल बोलते हैं, क्योंकि इनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखते हैं ये कि प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। या तो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, या ये क्या हैं, अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे फ्रीली प्रेजेंट होंगे, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ये इसके ऊपर सरफेस पे जो आपको टाइनी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स ही हैं। ठीक है, ये अटैच फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की? इनकी डिस्कवरी करी जॉर्ज प्लाडे ने, इसलिए इनको हम प्लाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे आपकी एनसीईआरटी के अलावा, बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये कुछ पॉइंट्स बताएं, ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा ही है। अभी आपको इन सब को इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स हैं वो कैसे कैसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कि ये टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको अपने 9th क्लास में इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है इन सेल ऑर्गेनेल्स को। सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम्स हैं वो क्या है? टाइनी पार्टिकल्स हैं। साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं, और क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर अटैच फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करवाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। ये रीड करते हैं जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन प्रेजेंट होते हैं ना, उनको रीड करके किस में कन्वर्ट करते हैं? ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। और अमीनो एसिड्स किसकी बेसिक यूनिट होती है? प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट होती है। यानी कि अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाएंगी। आई थिंक आपको राइबोसोम क्लियर हो गए होंगे। हमारा जो सेकंड ऑर्गेनेल है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार इसको क्लीन कर देते हैं ताकि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से समझ आ सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। इनके अंदर ये ऐसी फैक्ट्रीज हैं, इनके अंदर क्या है, डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स सब बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज ऑर्गेनेल दैट स्प्रेड लाइक ए नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब ये क्या कह रहे हैं? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम ER भी बोल देते हैं। ये क्या, एक लार्ज ऑर्गेनेल है। वही हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था कि राइबोसोम्स कैसे थे? टाइनी सेल ऑर्गेनेल थे। ये क्या है? लार्ज सेल ऑर्गेनेल है, और ये नेटवर्क की तरह साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए हैं। देखो ये आपको दिख रहे होंगे ना, इनका नेटवर्क सा बना रखा है ना। ये क्या है? नेटवर्क की तरह क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हैं। जो ER है, जो यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, जो न्यूक्लियस की, उससे क्या है? एक्सटेंडेड है। यानी कि देखो यहाँ से आप देखो, जो ER है इसकी फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट हो गई ना। यानी कि जो न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसी से क्या हो रहा है? ये ER की फॉर्मेशन हो रही है। द ER प्ले ए की रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड सम हॉर्मोन्स इन सम ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। अब ये क्या है? जो ER है ये क्या करवाता है?
सिंथेसिस करवाएगा प्रोटीन्स की। ईआर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोलते हैं SER, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोलते हैं RER। RER के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहे होंगे ना छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और इसको रफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इसका सरफेस है वो क्या है, रफ है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। वहीं SER के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट, तो इसका जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसकी सिंथेसिस करवा रहे हैं, प्रोटीन्स की, फैट और लिपिड्स की, और हॉर्मोन्स की। ER क्या है, ER जो सेल में प्रेजेंट है उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, क्यों, सेल की टाइप के ऊपर डिपेंड होगी। देखो कुछ सेल्स में क्या होगा, जो SER है वो ज़्यादा होगा प्रोपोर्शन में, कुछ में SER प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी सेल है, सेल का क्या फंक्शन है। अगर सेल का फंक्शन क्या है, हार्मोन रिलीज़ करना है, लिपिड्स फैट्स को बनाना है, तो ऑब्वियस ही बात है जो SER है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब ये क्या है, ये बता रहा है कि जो ER है वो 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोलते हैं RER। ये क्या है, ये रफ दिखता है जब हम इसको कहाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब इसको देखते हैं तो ये हमें रफ दिखता है। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये टाइनी, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, ये रफ अपीयरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा ये क्या है, एक प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सीक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, इसके सरफेस के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो राइबोसोम्स क्या करवाएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे। इसलिए क्या है, इनका मेन फंक्शन प्रोटीन सीक्रेशन में और प्रोटीन सिंथेसिस में। एग्जाम्पल दिया है जो पैनक्रियाज, उसके अंदर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं वो क्या करा रही है, वो हॉर्मोन्स रिलीज़ करवा रही है, प्रोटीनियस हॉर्मोन्स होते हैं जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स रिलीज़ करती हैं। जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं वो क्या हैं, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होगी। वहीं दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोलते हैं SER। इट डज़ नॉट हैव राइबोसोम्स इन सरफेस एंड देयरफॉर लुक स्मूथ। ये क्या कह रहा है कि इसकी सरफेस के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका जो सरफेस है वो कैसा है, वो है स्मूथ। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये करवाते हैं फैट की सिंथेसिस, हॉर्मोन्स की सिंथेसिस, और इनका ये जो SER है ये क्या करवाएंगे, सिंथेसिस करवाएंगे फैट्स का और हॉर्मोन्स का, और इनकी स्टोरेज भी करने का काम करते हैं। न्यूक्लियस हमने पहले कवर कर लिया था, उसके बाद हमने राइबोसोम्स पढ़ लिए, अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है विच इज़ गोल्जी अपरेटस। ओके, गोल्जी अपरेटस द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। हम अब पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस, ये क्या है, ये पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर है हमारी सेल का। इफ़ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ ए सेल फिगर 2.10 B and C, you will notice stacks of flattened sac-like structures। ये क्या कह रहा है कि आप जब 2.10 फिगर को देखते हो सेल की, तो आपको क्या दिखता है, कुछ सैक्स दिखते हैं, फ्लैटेंड सैक्स दिखते हैं, वो क्या है, वो ही हमारी गोल्जी है। ओके, यानी कि जो गोल्जी है उसकी स्ट्रक्चर किससे बनी होती है, गोल्जी की स्ट्रक्चर बनी होती है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक से। ठीक है, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर से। ये ऐसे स्टैक्स की फॉर्म में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, ये ऐसे। ओके, ये स्टैक्स बने होते हैं, क्या है, ये फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये। इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। ये क्या है, जो ये गोल्जी अपरेटस है, यूजुअली ये न्यूक्लियस के नियर ही लोकेटेड होते हैं सेल के अंदर, बट ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से कनेक्टेड नहीं होते। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसके बाद ये क्या है, ये गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है। ये है तो न्यूक्लियस के नज़दीक ही, बट क्या है, ये न्यूक्लियस से डायरेक्ट लिंक नहीं है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, न्यूक्लियस से डायरेक्ट लिंक था ना, ये न्यूक्लियस से डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये फंक्शनली लिंक किससे है,
ये फंक्शनली लिंक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इट इज़ फंक्शनली लिंक टू ER द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनेल। ये फंक्शनली किससे लिंक है? ये फंक्शनली लिंक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और अदर सेल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके साथ क्या है, गोल्जी बॉडी फंक्शनली लिंक होता है। The Golgi apparatus acts like the cell's post office. It modifies, sorts and packages the protein lipid into vesicle for transport, secretion और लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब क्या कर रहे हैं, ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन बता रहा है कि गोल्जी बॉडी क्या फंक्शन करता है। गोल्जी बॉडी क्या है, एक तरीके से पोस्ट ऑफिस का काम करता है। ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है, उनको पैक किया जाता है और उनको क्या है, उनके डेस्टिनेशन के हिसाब से उन सबको सॉर्ट किया जाता है। वैसे ही क्या है, गोल्जी बॉडी का फंक्शन है कि प्रोटीन्स, लिपिड्स और हॉर्मोन्स कहाँ, ER से गोल्जी बॉडी के पास आ रहे थे ना, उनको गोल्जी बॉडी क्या करेगा, उनको क्या करेगा, ये मॉडिफाई भी करेगा अगर ज़रूरत है तो, उनको शॉर्ट करेगा और उनको क्या करेगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में पैक करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं, उसके सीक्रेशन के लिए। ये क्या कर रहा है, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में लिपिड का, प्रोटीन का, इन सब का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है कि कहाँ भी इनकी फाइनल डेस्टिनेशन है। और क्या है, ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करता है। देखो ये क्या है, आप सोचोगे कि कैसे हो रहा है ये सब फंक्शन, तो हम इसके फंक्शन को देखते हैं। ये ER है, ER से क्या आ रहा है, ये वेसिकल आ रहा है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर क्या है, या तो लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़े थे ना, SE और RER। जो ये प्रोटीन बना रहा था, ये हॉर्मोन्स और लिपिड्स की फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये आएंगे वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्जी के पास, गोल्जी में ये फ्यूज हो जाएंगे आके, और क्या है, फिर गोल्जी इनका क्या करेगी, यहाँ पे सॉर्टिंग करेगी, इनको पैक करेगी कहाँ पे इनको जाना है, और इनको जो भी इनका मॉडिफिकेशन वगैरह होगा यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है कि इन वेसिकल्स को जाके कहाँ पे फ्यूज़ करना है, ये क्या है, गोल्जी बॉडी इनको लेबल करके इनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम करती है। जैसे ये वेसिकल आ रहा है, ये वेसिकल कहाँ पे फ्यूज़ हो रहा है, ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज़ हो रहा है। ये इस वेसिकल में क्या है, लिपिड भी प्रेजेंट हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। क्यों, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। तो इस वेसिकल में कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आके ये फ्यूज़ हो गया। ऐसे ही क्या है, ये गोल्जी बॉडी फंक्शन करती है। यहाँ जो राइबोसोम था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये क्या था, ये एक तरीके से फैक्ट्री का काम कर रहे थे, यानी मैन्युफैक्चर सेंटर था। लेकिन ये क्या है, शिपिंग और कुरियर सेंटर है, जो क्या करेगी, इन सब कंपोनेंट्स को इनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम करती है। और दूसरा, हम एक बार लाइसोसोम फॉर्मेशन का भी हमने पढ़ा था, उसका भी देख लेते हैं। देखो ये जो गोल्जी बॉडी है, यहाँ से क्या आ रहा है, वेसिकल आ रहा है। इस वेसिकल में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, एसिडिक एंजाइम्स हैं, और ये क्या है, एसिडिक एंजाइम्स को इस मेम्ब्रेन के अंदर इसको बाउंड कर देगी, जिसको हम बोलते हैं वेसिकल। ठीक है, और ये जो ये वेसिकल है बनाया गोल्जी बॉडी ने, इस वेसिकल को ये क्या है, ये यहाँ से पिंच ऑफ कर देगी, यानी कि सीक्रेट कर देगी। और ये क्या है, एक ऐसा ये ऑर्गेनेल की फॉर्मेशन हो गई, जो कि ये क्या है, लाइसोसोम है। इस ऑर्गेनेल का नाम क्या होगा, लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो गई, जिसमें बहुत सारे एसिडिक एंजाइम्स भरे पड़े हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, ऐसे हमें समझ में आ गया ना कि कैसे गोल्जी बॉडी लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। एक सेकेंड, हम ये देख लेते हैं, जो एक आपकी NCERT में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें क्या बोला है, द गोल्जी अपरेटस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1898 बाय एन इटालियन साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी इन द नर्व सेल ऑफ ए ब्राउन आउल। ये क्या कह रहा है कि जो गोल्जी बॉडी है वो फर्स्ट 1898 में एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने ऑब्जर्व की थी। किसके अंदर ऑब्जर्व की थी गोल्जी बॉडी, इन्होंने ऑब्जर्व की थी जो नर्व सेल होती है ना, ब्राउन आउल, एक आउल की स्पीसीज है ये, उसकी नर्व सेल के अंदर इन्होंने गोल्जी अपरेटस को देखा था। इन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक यूज़ की थी, और उसके बाद क्या है, इन्होंने सेल के अंदर
थ्रेड लाइक नेटवर्क को ऑब्जर्व किया था। भाई देखो, सेल क्या है, खुद में एक बहुत छोटी यूनिट है, और सेल के अंदर जो ये गोल्जी बॉडी है ये क्या है, ये और भी छोटी यूनिट है सेल की। तो इसको देखना तो बहुत ईजी तो है नहीं, तो इन्होंने क्या किया, स्टेन का प्रयोग किया, यानी स्टेन यूज़ की, ताकि क्या है ईजिली इसको ये ऑब्जर्व कर पाए। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सेल के अंदर कुछ थ्रेड लाइक नेटवर्क प्रेजेंट हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जो पहले जो माइक्रोस्कोप थे भाई वो इतने एडवांस तो थे नहीं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो क्या हैं, क्वेश्चन थे जिनको उन्होंने रिजोल्व नहीं किया, और इसके जो गोल्जी बॉडी है इसका जो एक तरीके से एग्जिस्टेंस था, अदर साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको डाउट किया। हावेवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशंस कंफर्म्ड इट डिकेड्स लेटर। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन ने बहुत डिकेड्स के बाद, आफ्टर डिकेड्स क्या है, इसकी एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया। व्हेन द स्ट्रक्चर वाज क्लियरली सीन एंड कंफर्म्ड इट वाज नेम्ड द गोल्जी apparatus इन हिज ऑनर। इसलिए जो इसकी स्ट्रक्चर थी जो कंफर्म हो गई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, उसको अच्छे से क्लियरली देख लिया था, तब इसको ये जो स्ट्रक्चर थी इसको क्या नाम दिया, गोल्जी apparatus इन हिज ऑनर। जो भाई शुरू में देखा तो इन्होंने ही था, कैमिलियो गोल्गी ने ही ऑब्जर्व किया था ना सेल के अंदर की कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो क्या किया, जब बाद में साइंटिस्ट ने इन्होंने अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख लिया और उन्होंने इनको अच्छे से कंफर्म कर लिया, तब क्या है गोल्जी apparatus इस सेल ऑर्गेनेल का नाम रखा इनके ऑनर में। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अपना सेल ऑर्गेनेल कवर करते हैं, विच इज लाइसोसोम द क्लीनअप सिस्टम। देखो लाइसोसोम क्या है, क्लीनअप सिस्टम है। देखो सेल का खुद का ही क्लीनिंग सिस्टम है। ओके, जो सेल है उसके अंदर क्या है, लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट है, और ये क्या है, ये सेल का क्लीनिंग सिस्टम है। सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल्स एंड डैमेज्ड वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज़। क्या कह रहे हैं कि जो सेल है उसके अंदर हर समय क्या है, केमिकल एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, कुछ मटेरियल्स डैमेज हो जाते हैं, कुछ सेल्स ऑर्गेनेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये क्या है भाई, एक टाइम के बाद ये डैमेज है, ये क्या है, सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जैसे हम वही सिस्टम हो गया ना कि जब तक हम अपने, जैसे कि हमारा जो घर का कचरा है, वेस्ट है, अगर हम उसको रिसाइकल नहीं करेंगे तो वो क्या है, एक तरीके से वो भी पाइलअप होना स्टार्ट हो जाता है ना। वैसे ही क्या है, सेल का जो वेस्ट है अगर उसको हम रिसाइकल नहीं करेंगे तो वो भी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम सेल के अंदर, वो अब देखते हैं। लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फील्ड विद एंजाइम्स। क्या कह रहा है, जो लाइसोसोम है ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स भरे पड़े हैं, विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स। जो क्या कर, ये एसिडिक एंजाइम्स होते हैं। ये कैसे एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक एंजाइम्स होते हैं, जिनका काम क्या है, जो अनवांटेड प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, इवन कुछ जो डैमेज्ड पार्ट होते हैं ना सेल के, उनको भी क्या करता है, ये अनवांटेड जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और जो डैमेज्ड पार्ट होता है ना सेल को, उनको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है और सेल को कैसा रखता है, क्लीन और हेल्दी रखता है। अब ये क्या कह रहा है कि जो इन्होंने जो वेस्ट मटेरियल थे एक तरीके से उसको ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद क्या किया, इनको रिलीज कर दिया सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और अब ये साइटोप्लाज्म में जाके ये क्या है, जो ये प्रोडक्ट्स बने हैं इनको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। एक तरीके से क्या कर दिया, वेस्ट मटेरियल्स की रिसाइकलिंग कर दी, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब अदर जो सेलुलर प्रोसेस होती रहती हैं उसमें हम अब इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में पढ़ते हैं, ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, व्हेन स्पर्म मीट्स एन एग दीज एंजाइम्स हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ एग allowing fertilization to take place. You will learn about the human sperm cell later in chapter 11th. अभी ये क्या कह रहा है कि जो हमारी स्पर्म सेल होती हैं, जो ह्यूमन की जो स्पर्म सेल होती हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लाइसोसोम एंजाइम भरे होते हैं, जिनका क्या काम होता है, जो हमारा जो एग है उसकी जो बाहर जो लेयर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने का काम होता है। देखो भाई, इसको स्पर्म को क्या करना होता है, मीट करना होता है एग के साथ, और इसको क्या है, इसके साथ फ्यूज़ करना है। तो जो ये एग की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं
जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। इसको क्या करता है, ये स्पर्म फ्यूज करेगा और इसको क्या है ब्रेक करेगा, यहाँ पे फ्यूज इससे फ्यूज करेगा और इसको क्या करेगा ब्रेक करेगा, ताकि क्या है ये अपना अंदर का ये जो कंटेंट है इसको एग के अंदर रिलीज कर सके। इसलिए क्या है हमारे जो ह्यूमन जो स्पर्म सेल होती है इसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। किस लिए प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये जो एग की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्या कर सके ब्रेक कर सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। ओके, आप ये कह रहा है कि जो ह्यूमन स्पर्म सेल है उसको आप चैप्टर नंबर 11 में आगे जाके पढ़ोगे। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria are often called the powerhouse of the cell because they supply the energy needed for most cellular activities. Each mitochondrion is surrounded by two membranes. ये क्या कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, ये एनर्जी की फॉर्मेशन करवाता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। अब हम एक बार माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि डबल मेम्ब्रेन सराउंडेड ऑर्गन है। इसकी एक होती है जो बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो कैसी है, स्मूथ है और पोरस है। देखो आप माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ पोरस एंड स्मूथ, और ये जो इनर साइड में है मेम्ब्रेन उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। वो कैसी है, वो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है और क्या बना रही है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्मेशन कर रही है, जिनको हम क्या बोलते हैं क्रिस्टे, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शंस एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। जो क्या कर रही है, ये जो इनर साइड, ये क्या कह रहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्मेशन कर रही है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं क्रिस्टे। ये जो क्रिस्टे हैं ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं सरफेस एरिया को, ताकि जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके लिए क्या है ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करा सके और एनर्जी प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर सके। अब ये जो देखो ये जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है, ये सिंगल लेयर है, ठीक है, पोरस है और स्मूथ है। जो इनर साइड की जो लेयर है ये ऐसे क्रिस्टा बना रही है, और ये क्रिस्टे क्यों हैं, क्योंकि ऐसे क्या होगा, ऐसे जब ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है तो ये क्या हो रहा है, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ताकि जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर सके। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक में भी प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर। उनका काम भी यही होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा सके और क्या है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यानी कि ये इस तरह के जो इन फोल्डिंग होती हैं उनका मोस्ट ऑफ काम यही होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ये ग्लूकोज कहाँ से आया है, ये ग्लूकोज आया है जो फूड हमने खाया है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ है, हमारी इंटेस्टाइन में हुआ है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है ना, और उसके बाद ये कहाँ पे आ गया, हमारे ब्लड के थ्रू सेल्स के अंदर पहुँच गया। और अब ये जब सेल्स में ये ग्लूकोज पहुँच गया तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से और एटीपी की फॉर्मेशन होगी। ये एनर्जी की फॉर्म है एक, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की। या हम शॉप पे रुपए लेके जाते हैं, करेंसी लेके जाते हैं, तो करेंसी की चेंज में हम क्या लेके आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट वो लेके आते हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमने जो रुपीज़ लिए हैं उससे हमने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल कोई फूड आइटम ले लिया, तो ये इससे क्या हो रहा है कि हम इसका यूज़ किस में कर रहे हैं, फूड आइटम को ख़रीदने में कर रहे हैं। वैसे ही जो ये एटीपी है वैसे ही ये क्या हो रही है,
ये हमें जब ये टूटेगी, जब इसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं ये जब टूटेंगे, ये जब क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और जो ये एनर्जी है, जो ये, इसलिए इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। हम इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन होगा एटीपी का तो क्या प्रोवाइड करेगी, हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और जो ये एनर्जी है ये किस में यूज हो रही है, जो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे सेल के अंदर, उसके अंदर इस एनर्जी का हम फर्दर यूज़ कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो स्मूथ है और पोरस है। अंदर वाली क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है जिनको हम क्रिस्टे बोल रहे हैं। क्रिस्टे का काम क्या होता है, उनका काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि क्या करे, केमिकल रिएक्शंस को क्या है, केमिकल रिएक्शन के लिए क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा फूड है, जो सेल के अंदर जो ग्लूकोज आया है उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। और ये ग्लूकोज है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी के अंदर। एटीपी को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एनर्जी करेंसी, क्योंकि जब एटीपी का ब्रेक डाउन होगा तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और जो एनर्जी है हम किस में यूज़ कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है उसके अंदर हम क्या है, इस एटीपी का यूज़ कर रहे हैं। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं। आगे आपके चैप्टर में भी बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए होता है। ये अपनी अलग से कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन्स के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम्स चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या है, इसके कुछ अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। और वहीं जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके नंबर वेरी करते हैं, डिफरेंट सेल के अंदर ये डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट होता है। जैसे कुछ सेल्स हैं जिनमें क्या है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल मसल सेल, ठीक है। मसल सेल्स तो क्या है, तो मसल सेल्स के अंदर क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका जो नंबर होगा वो हाई नंबर प्रेजेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स जो क्या है, ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रही। आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट और सेल ऑर्गेनेल करते हैं विच इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड। क्या है ये जो प्लास्टिड है, ये क्या है, फूड सिंथेसिस का सेंटर है और इसके और डिफरेंट फंक्शन भी हैं। चलो हम रीड करते हैं कि आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। यू हैव लर्नड दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल सेल दैट कम्स फ्रॉम फूड। ये आपने अभी क्या पढ़ा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या कर रहा है, ये फूड का ब्रेक डाउन कर रहा है और उससे क्या बना रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा है जो कि एनर्जी है। जो एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो फूड है वो अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी। बट जो सनलाइट से जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट से, वो कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब प्लांट के अंदर ये फूड सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है, प्लांट के अंदर ये फूड सिंथेसाइज हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक टाइप का प्लास्टिड ही है। क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, ठीक है, इसलिए क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है। प्लांट्स यूज स्पेशल ऑर्गेनेल कॉल्ड प्लास्टिड फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। अब ये क्या कह रहा है, जो प्लास्टिड है, जो ये क्या करेगा, ये फूड सिंथेसाइज करवाएगा और फूड की स्टोरेज करेगा। जिसमें से जो एक टाइप है जो प्लास्टिड की, वो है क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करवा रहा है, फूड की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। As you learnt, plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. A green pigment called chlorophyll, which is present in the chloroplast, a type of plastid, absorbs sunlight. ये क्या कह रहा है कि अभी आपने पढ़ा कि जैसे कि फूड क्या है, जो कि प्लांट क्या है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। जो क्या करते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, इन्हीं के कारण, जो क्लोरोफिल है इसी के कारण क्या होता है, लीफ का कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स का क्या काम है, जो लाइट एनर्जी आ रही है सनलाइट की फॉर्म में, उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इनको ये क्या करवाते हैं, एब्जॉर्ब करा। जैसे सोलर पैनल होता है ना, सोलर
जो सोलर पैनल होते हैं ना, जिनके ऊपर क्या होता है, जिनके ऊपर सनलाइट आती है, और ये क्या करते हैं, ये सनलाइट से क्या करेंगे, सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं ना। वैसे ही जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर क्या है, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद इस सनलाइट से क्या करेंगे, ये ग्लूकोज की यानी कि फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ सनलाइट से क्या हो रहा है, फूड की प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ सनलाइट से क्या हो रहा है, सोलर पैनल के अंदर सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन हो रही है। ये क्या कर रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल था, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट फिगर 2.15 देयर इज ए सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, इसकी इनर लेयर है, वहीं ये क्या है, इसकी आउटर लेयर है। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। ये क्या कर रहा है, जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर एक फ्लूइड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा। विद इन द स्ट्रोमा, अब ये क्या कह रहा है कि जो ये स्ट्रोमा है, इसके अंदर क्या है, कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, थैलेकोइड, जो क्या करवा रहे हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करवा रहा है, और क्या है, फूड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ये जो स्टैक है ना, जो ये इसको हम बोलते हैं ग्रेना, और जो ये सिंगल कॉइन है ना, इसको हम बोलते हैं थैलेकोइड। ओके, और इसको जो फ्लूइड है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रोमा। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या कर रहे हैं, जो ये थैलेकोइड है, ये क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। द शुगर सिंथेसाइज्ड इन दिस प्रोसेस आर स्टोर्ड इन ए स्ट्रोमा अलोंग विद द स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये कह रहा है कि जो शुगर सिंथेसाइज हुई है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्ट्रोमा के अंदर स्टोर्ड हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सम फीचर दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। ये कह रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है, उनका कुछ फीचर है जो किससे मिलता है, बैक्टीरिया से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बता इसने, इनका क्यों, इन दोनों का क्या है, अपना खुद का डीएनए है। सेल का तो डीएनए होता है ना, सेल में एक डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जो ये क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका खुद का भी डीएनए होता है। दूसरा, इनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को, और ये क्या करते हैं, अपनी खुद की कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो सिंथेसाइज करवाते हैं इन राइबोसोम से। दीज करेक्टरिस्टिक्स सजेस्ट दैट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद दीज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या कर रहे हैं, जो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के, ये क्या कर रहे हैं, कुछ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के साथ। क्योंकि भाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसके भी यही तो फीचर होते हैं। और क्योंकि इसके अंदर क्या है, 70S टाइप ऑफ क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक फीचर है। क्या कह रहा है कि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था पहले प्लास्टिड, अब प्लास्टिड में क्या पढ़ा है हमने, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल, जो क्या है, ग्रीन पिगमेंट। अभी ये कह रहा है कि कुछ अदर ऐसे भी प्लास्टिड है क्या सेल के अंदर, अदर देन क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्या है, ग्रीन पिगमेंट के अलावा कुछ और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी और दूसरे टाइप के हम प्लास्टिड पढ़ेंगे। हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिड कलर्स। अब कह रहा है कि भाई जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो कितने ब्राइट कलर के होते हैं। अब उनको कलर कहाँ से मिलता है, मतलब क्यों होता है उनके अंदर इतना ब्राइट कलर उनके अंदर किसके कारण होता है। इन फ्लावर पेटल एंड फ्रूट प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल, दीज प्लास्टिड आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्रोमोप्लास्ट। लीफ जो ग्रीन कलर की होती है, जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। लेकिन ये क्या है ना, जो पेटल्स हैं फ्लावर्स की, जो फ्रूट है, और जो अदर जो फ्रूट है, इनके अंदर क्या है, दूसरे टाइप का प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, ठीक है। इसलिए क्या है, ये इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड,
और क्या है, ये सोर्स होता है ब्राइट कलर के। तो यही कारण है कि फ्लावर्स और फ्रूट के अंदर क्या होता है, ब्राइट कलर्स होता है। और ये जो ब्राइट कलर होता है फ्रूट और फ्लावर्स का, वो किस में हेल्प करता है, वो करता है पोलिनेशन में, क्योंकि ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। लाइक बटरफ्लाई हो गए, हनी बी हो गया, और क्या है जैसे फ्रूट ईटिंग एनिमल्स हो गए कुछ। और क्या है किस में हेल्प करते हैं ये एनिमल, सीड डिस्पर्सन में और पोलिनेशन में ये एनिमल्स हेल्प करते हैं। सम प्लास्टिड लैक पिगमेंट्स, अब कुछ प्लास्टिड क्या है, उनमें पिगमेंट ही नहीं होता, इसलिए क्या है वो कलरलेस होंगे। उन प्लास्टिड्स को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स होता है वाइट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल। अब इनका काम क्या, इनका काम फ्रूट को और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करना नहीं है, ना ही इनका काम फोटोसिंथेसिस करवाना है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट करवा रहा था। इनका काम क्या है, इनका काम है फूड मटेरियल को स्टोर करना। और ये फूड मटेरियल क्या हो सकता है, स्टार्च हो सकती है, ऑयल हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, ठीक है। और इनका जो स्टोरेज का क्या है, मतलब सोर्स ऑफ स्टोरेज इनका क्या है, इसके बेस पे भी जो ये ल्यूकोप्लास्ट है डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनको भी आगे क्लासिफाई किया गया है, अभी आप सिर्फ इतना ही लर्न कर। फॉर एग्जाम्पल सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड टारो। अभी एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल दे रहा है कि पोटैटो और टारो के अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर स्टार्च, तो पोटैटो क्या है, एक स्टार्ची फूड है ना, इसलिए क्या है इनके अंदर क्या है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, स्टार्च की स्टोरेज में हेल्प करता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ अच्छे से। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा प्लास्टिड में हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या था, क्लोरोफिल, जो क्या करवा रहा था, फोटोसिंथेसिस। सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट, जो क्या करवा रहा है, फ्रूट को, फ्लावर को, इनको क्या करवा रहा है, ब्राइट कलर प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि इस क्रोमो मीन्स कलर होता है। और फिर क्या हमने पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट, जिसका काम क्या है, ये ल्यूको मीन्स होता है वाइट, जिसका काम क्या है, स्टोरेज का। ये क्या करवा रहा है, स्टोरेज करवा रहा है ऑयल का, प्रोटीन का, फैट्स का। ओके, तो हम एक बार इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, हाँ, आपको लर्न करने के लिए CCL इसका यूज कर सकते हो। C फॉर कुक्स फूड, C फॉर कुक्स फूड, C फॉर कलर ऑफ फ्लावर, और L लोक्स फूड, ठीक है। अब C से क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट, C से क्रोमोप्लास्ट, L से ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करवा रहा है, कुक्स फूड, और क्रोमोप्लास्ट क्या करवा है, कलर ऑफ फ्लावर, यानी कि कलर प्रोवाइड कर रहा है। और L फॉर लोक्स फूड, और जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका काम क्या है, स्टोरेज का। ये क्या कर रहा है, फूड का स्टोरेज करवा रहा है। आई थिंक आप इससे ईजिली लर्न कर पाओगे। अब एक बार इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हम अपना नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है उसको अच्छे से पढ़ पाएँ। हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है उसका नाम है वो वैक्यूल्स, द ऑर्गेनेल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। अब ये जो ऑर्गेनेल है इसका काम क्या है, इसका काम है स्टोरेज का और सपोर्ट का। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पोरेली स्टोर्ड इट। जो प्लास्टिड है जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये क्या करवा रहा है, फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, फूड बन रहा है, फूड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये क्या है, थोड़ी देर के लिए यानी कि टेम्परेरीली क्या करवा रहा है, इसको स्टोर भी करवा रहा है। और क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो अदर प्लास्टिड है जैसे ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये क्या करवा रहा है, फूड स्टोर में हेल्प करवा रहा है। बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन द सेल। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है वो तो फूड स्टोर करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो वाटर है, मिनरल है और अदर वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे स्टोर्ड होगा, सेल के अंदर। वाई डू प्लांट्स लुक विल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। प्लांट को क्या है, इनफ वाटर नहीं मिलता तो वो विल्टेड क्यों दिखाई देते हैं। इन ए मैच्योर प्लांट सेल देयर इज यूजुअली ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय ए सिंगल
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या कह रहा है कि एक मैच्योर प्लांट सेल के अंदर एक क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, जो कि एक सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। जो ये वैक्यूल है इसको ये किससे फील्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो वैक्यूल है ये एक फ्लूइड से फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सेल सैप। और ये क्या करवा रहा है, वाटर को स्टोर करवा रहा है, मिनरल को स्टोर करवा रहा है, शुगर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम कर रहा है। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड वैक्यूल हेल्प्स मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल विच कीप्स ए प्लांट सेल फीम। अब जो ये वैक्यूल है इसके अंदर क्या है, वाटर है और मिनरल्स हैं और वेस्ट मटेरियल है। क्या करवा रहा है, इसके अंदर एक प्रेशर है, जो प्रेशर किस में काम कर रहा है, प्लांट सेल है उसको क्या है, फ्रीमनेस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि फ्रीमनेस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि फ्रीमनेस प्रोवाइड कर रहा है। वैन ए प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, जब प्लांट क्या है, प्लांट को इनफ वाटर नहीं मिलता, ठीक है, तो जो वैक्यूल है ये क्या कर देगा, अपना जो वाटर है उसको क्या कर देगा, लूज कर देगा, और जो सेल है उसकी जो सेल है उसकी जो फ्रीमनेस है वो कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और जो प्लांट की जो सेल है वो हमें कैसे दिखेगी, वो विल्टेड दिखेगी, यानी कि मुरझाई मुरझाई हमें दिखेगी। एक तो खिली खिली सी जो रहती है ना प्लांट्स की लीफ, फ्रीमनेस उसमें आप अच्छे से देख पाते हो, वो किस लिए होती है, इनफ वाटर मिलता है, जब प्लांट्स को क्या है इनफ वाटर मिलता है, और जो प्लांट सेल का जो ये वैक्यूल है उसमें क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर और ये मिनरल्स होते हैं। बट जब इनफ वाटर नहीं होता प्लांट्स के पास, तो क्या है, ये वैक्यूल अपना वाटर रिलीज कर देता है, और जो प्लांट सेल होती है वो कैसी लगती है, हमें विल्टेड लगती है, ठीक है, ये लूज कर देता है अपना वाटर सराउंडिंग में। तो ये सेंट्रल वैक्यूल है, इसकी जो एक मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्या कह रहा है कि जो एनिमल सेल होती है उनके अंदर भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो वैक्यूल्स होते हैं वो इतने लार्ज नहीं होते जैसे कि प्लांट सेल के अंदर होते हैं। प्लांट सेल के अंदर तो प्रोमिनेंट जो पार्ट होता है ना जो सेल का, वो ये सेंट्रल वैक्यूल ही कवर करके रखता है। आल्दो दे आर, मतलब अभी वही बात है कि ये कह रहा है कि जो प्लांट सेल होता है वो क्या है, टेम्प्रोरी ये प्लांट सेल होता है, ये क्या किस में हेल्प करता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है मटेरियल्स की। अभी मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको स्ट्रक्चर में, ये क्या है, ये प्लांट सेल है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल तो प्रेजेंट है, लेकिन वैक्यूल का साइज़ देखो अब कितना छोटा है, और वहीं प्लांट सेल के अंदर जो ये वैक्यूल है इसका साइज़ कितना बड़ा है, स्टोरेज का काम कर रहा है, और क्या है, प्रोमिनेंट जो पार्ट होता है सेल का वो ये वैक्यूल कवर करके रखता है, और जो सेल की जो टर्जिडिटी होती है उसको भी क्या है, ये मेनटेन करता है। आई होप आपको सेल ऑर्गेनेल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है आप लोगों को तो प्लीज़ आप इस कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और खुश रहें। बाय बाय।